देखो बच्चों, आ जाए वृत्त, सर्किल। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक ऐसे बिंदु का पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु, जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, दूरी सदा बराबर रहती है। सपोज करो ये कोई P बिंदु है और ये O बिंदु स्थिर बिंदु है। इस P बिंदु की जैसे गति करता है इसके चारों तरफ, तो दूरी हमेशा बराबर रहती है। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा इस स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। वृत्त एक ऐसे बिंदु का पथ होता है, ऐसे चलायमान बिंदु का पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु, जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, से दूरी सदा बराबर रहती है। इस बराबर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब नेक्स्ट चलता है, इसमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिभाषा होगी। अब यह है वृत्त हो गए तो वृत्त का केंद्र भी हो गया। अब है वृत्त का त्रिज्या तो होगी, व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड PQ, ये वृत्त की जीवा कहलाता है। और ये भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, लेकिन शर्त यह है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसलिए ये भी कह सकते हैं हम, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। इसे हम वृत्त का केंद्र भी कहते हैं, इसे हम वृत्त का व्यास भी कहते हैं। तो अब है वृत्त की त्रिज्या भी होगी, वृत्त की त्रिज्या भी होगी। व्यास भी हो गया। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, बराबर 2 गुणा त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या का डबल होता है व्यास। व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या का डबल होता है व्यास। वृत्त की जीवा भी होगी, वृत्त का व्यास भी होगा। अब है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त स्थित दो बिंदुओं P और Q, वृत्त की परिधि को दो बराबर हिस्सों में, दो हिस्सों में, बराबर नहीं, सॉरी, बराबर नहीं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इन्हें कहते हैं चाप, वृत्त का चाप। लघु चाप, वृत्त का लघु माने छोटा। एक तो ये हो गया हिस्सा, और ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया ये वृत्त का दीर्घ चाप। इसे कहते हैं वृत्त का दीर्घ, यानी कि बड़े वाला चाप। दीर्घ चाप। तो वृत्त पर जो दो बिंदु हैं
वो वृत्त की परिधि के 2 हिस्से करते हैं। छोटे हिस्से को लघु चाप और बड़े हिस्से को दीर्घ चाप कहते हैं। नेक्स्ट है लघु चाप। ये भी हो गया लघु चाप, दीर्घ चाप। ये बेसिक से ही है, ये आपके जो वृत्त है ये बेसिक से है बिल्कुल। लघु चाप, दीर्घ चाप। तो नेक्स्ट क्या है भैया? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बिल्कुल बेसिक से। अर्ध माने आधा, अर्धवृत्त। वृत्त का जो व्यास है ए ओ बी, ये वृत्त का व्यास है। ये वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। प्रत्येक हिस्से को अर्धवृत्त कहते हैं। किसी वृत्त की जीवा खींची जाती है और केंद्र वाला एक वृत्त है और ये जीवा है पी क्यू। तो वृत्त भी 2 हिस्सों में बढ़ जाए, अब भी 2 हिस्सों में बटा, लेकिन छोटे बड़े हैं। ये है वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और ये है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड वृत्त की जीवा जो है 2 खंडों में बांट देती है वृत्त को। बड़े हिस्से को बड़ा खंड और छोटे हिस्से को लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्या है? परमेय, थॉर्म। परमेय परमेय कैसी है? परमेय ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त है ओ केंद्र वाला और इसकी एक जीवा है। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है पी क्यू। वृत्त के क्या है जीवा? परमेय क्या है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र है, इससे पी के ऊपर लंब डाला गया और ये सिद्ध करना है कि वो जो लंब डाल लेंगे जहां पर बिंदु होगा वो जीवा के 2 बराबर हिस्से कर देगा। तुम्हें पता ही है किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे डाला जा। इस ओ को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर और ये एक चाप लगाएंगे ऐसे। फिर इस चाप का नाम हो गया, सपोज करो ए बी। लंब कैसे डालते हैं? और इसके आधे से अधिक दूरी भर के, आधे से ज्यादा दूरी भर के, और एक ऊपर चाप लगाओगे एक नीचे चाप लगाओगे। फिर उसी दूरी से एक को केंद्र मान के ऐसे चाप लगाओगे और फिर एक ऐसे चाप लगाओगे। इस बिंदु को मिलाते हुए ऐसे रेखा खींच देंगे। ये तो ये जो है बिंदु एम है, ये लंब है। ओ एम जो है पी के ऊपर लंब है। और सिद्ध क्या करना है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है।
शायद किसी रेखा पर बाह्य बिंदु से डाला गया लंब आप जानते होगे, नहीं जानते तो इसमें भी बता दिया, फिर दूसरी तरह बता देते हैं, मैं एक बार और सीख लो। ये भी रेखा है कोई एम एन कोई रेखा है और बार बिंदु है ये टी। इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालना है, तो क्या काम करना है, अलग से सिखा रहे परमेश्वर ने, अलग से सिखा रहे। प्रकार में कोई दूरी भरे, उचित दूरी भरनी है। उचित कैसी हो, जो ये चाप लगे इस रेखा को दो जगह काटे, ऐसी दूरी भरनी है, यानी कि दो जगह काटे। ये सीख लो फिर एक बार। फिर ये काट दिया दो जगह, फिर जो ये रेखा है आर और एस है, सपोज करो आर एस बिंदु पर काटा, तो आर और एस के आधे से अधिक दूरी भर के, आर और एस के आधे से अधिक दूरी भर के कोई चाप लगाया, ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया, एस को केंद्र मान के। तो ये जो रेखा है ये 90 अंश का होगा। ये रेखा है वी है, सपोज करो, ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का। किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसका पता होना चाहिए। ये हमने अलग से ही बता दिया, परमेय से अलग है ये। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एम पी बराबर एम बी, नहीं, एम पी बराबर एम क्यू, यानी कि एम जो है ये रेखा जो है जीवा जो है दो बराबर हिस्सों में बढ़ गई। ये बिंदु जो भी है, ये एम जो बिंदु है, ये रेखा पी क्यू के मध्य में स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसे सिद्ध ऐसे करेंगे कि हम इसे मिला लेंगे, पी ओ ऐसे मिला लिया और ये ऐसे मिला लिया, ठीक है, दो त्रिभुज बन गए। रचना है, परमेय में भी रचना है। रचना क्या रचना करी हमने, पी से ओ से जीवा, ओ से जीवा पी क्यू, तो ये जो रेखा है ये 90 अंश का होगा। ये रेखा है
V है सपोज करूं, ये कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का। किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई इसका पता होना चाहिए। ये हमने अलग से ही बता दिया, प्रमेय से अलग है ये। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एम पी बराबर एम बी, नहीं, एम पी बराबर एम क्यू, यानी कि एम जो है, ये रेखा जो है, जीवा जो है, दो बराबर हिस्सों में बढ़ गई। ये बिंदु जो भी है, ये एम जो बिंदु है, ये रेखा पी क्यू के मध्य में स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे? इसे सिद्ध ऐसे करेंगे कि हम इसे मिला लेंगे। पी ओ ऐसे मिला लिया और ये ऐसे मिला लिया, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए। रचना है, प्रमेय में भी रचना है। रचना क्या रचना करी हमने? पी से ओ से जीवा, ओ से जीवा पी क्यू, ये ओ एम लम डाल ले यहां से, तथा पी ओ तथा ओ क्यू को मिलाया। ये हमने रचना कर ली। ठीक है। अब है उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति यानी कि प्रूफ कहे जिसे अंग्रेजी में PROOF, प्रूफ भी कहते हैं इसे। क्या सिद्ध करना है? प्रमेय क्या थी? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके बजाय यहां सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, लिखो, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है जी? जीवा के दो हिस्से हो रहे बराबर बराबर। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पी एम बराबर एम क्यू, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। बहुत ही आसान बात है। तो उपपत्ति है, जो उपपत्ति बाद में आती है, उपपत्ति। प्रूफ जिसे कहते हैं। त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज POM तथा त्रिभुज OMQ में यदि एक त्रिभुज के तीन अंग दूसरे त्रिभुज के तीन अंगों के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक है। क्या बताया? ये बताया कि अगर एक त्रिभुज के तीन अंग
दूसरे त्रिभुज के 3 अंगों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कि बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो हम दोनों त्रिभुज में देखेंगे ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू। क्यों बराबर है भाई? ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। एक चीज तो बराबर होगी दोनों की। और क्या होगा भाई? लंब डाल लिया, यू भी कोण इस कोण के बराबर होगा। एक चीज तो बराबर होगी। दूसरी क्या है जी? लंब डाल लिया, कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एम क्यू। यू कोण इस कोण के बराबर हो या क्यों भाई? दम डाल लिया 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के हैं, 90 अंश के हैं। दो चीज बराबर होगी भाई, दो चीज बराबर होगी। अब जब तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर एक चीज और ले लो भाई। अब जरा ध्यान करो तीसरी चीज में, ये ओ एम जो भुजा है ये परले वाले त्रिभुज में भी आवे और इस वाले त्रिभुज में भी आवे। तो ये दोनों के लिए कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है। ओ एम भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो देखियो एक त्रिभुज के 3 चीज दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के, एक त्रिभुज के 3 अंग दूसरे त्रिभुज के 3 अंग के बराबर होंगे तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहां लिखना है अतः त्रिभुज कौन सा? ओ एम पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ एम क्यू। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए भाई। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कि बिल्कुल बराबर हो गए। और फिर इसका मतलब क्या है? इसलिए पी एम बराबर एम क्यू भी तो हो गया। फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था कि दोनों भुजा बराबर हैं।